कि एक आदमी उन पे पेशाब करता है और उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री उनको बुला करके उनका पाँव धोते हैं कि जो मैंने लिख दिया वही पत्थर की लकीर है, जो मैंने कह दिया वही मेरी आखिरी लफ्ज़ है। मुस्लिम को जो है डरा दो। उस औरत को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका वो अधिकार है उस हिंदू हस्बैंड का कि वो दूसरी शादी कर सके। शादी से पहले माँ बनने का प्रथा है, शादी से पहले। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। युवा राजद के प्रदेश महासचिव दानिश इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, चाहेंगे कि वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सबसे पहला सवाल दानिश साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला चल रहा है यूसीसी का, उसको लेकर के मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी राय रखें। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझसे बात करने के लिए। और इस समय जो नया मामला अभी जो सामने आया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो है यूसीसी का मामला है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला उन्होंने उठाया है। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं भी आपको आपके माध्यम से तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको ये एक संदेश देता हूँ कि इन सब मुद्दे में जो है ना, बस लोगों को भटकाने का खाली काम किया जा रहा है ताकि मेन मुद्दे से लोग भटक करके इन सब चीज़ों में उलझ जाए, पहला। दूसरा, जो ये यूसीसी जो लागू करने की जो बात कर रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न केंद्र सरकार से है, इससे पहले भी आपने किसान बिल लाया, क्या आप किसान के पास गए थे ये बिल लाने से पहले? या आपने विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनसे आपने ये बात किया? जब तक आपसे लोग चीख चीख करके कहते रहे कि आप एक बार ये सब चीज़ लाइए, हम लोग बैठेंगे, बहस करेंगे, जो भी संशोधन करना होगा वो कर करके तब ये बिल पास होगा, तो आपका तो एक अलग ही मनसा रहता है हमेशा कि जो मैंने लिख दिया वही पत्थर की लकीर है, जो मैंने कह दिया वही मेरी आखिरी लफ्ज़ है। आप इसी के साथ जो है अपनी जो रणनीति है, जो आपका जो भी नीति है, उसके साथ आप आज तक चलते हुए आ रहे हैं। आप लॉकडाउन का मामला ले लीजिए, आपने बिना किसी के सूझबूझ के, बिना किसी से बात किए हुए, बिना कोई जाने समझे आपने लॉकडाउन लगा दिया। उसमें उस लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, आपके हिंदुस्तान के बाहर वाले जितने भी मुल्क हैं आपकी खिलखिली उड़ाई है। और लोग जितने यहाँ पे मरे हैं, लोगों ने नदी में लाशें बहते हुए देखी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नासमझी का नतीजा है। दूसरा, नोटबंदी, आप अचानक से नोटबंदी लेकर के चले आए। क्या आपने किसी से भी पूछा, किसी भी विपक्षी दलों से आपने पूछा? आपने पार्लियामेंट में इस चीज़ के लिए बहस किया? नहीं किया। सेम वही चीज़ आ रहा है यूसीसी। आपने यूसीसी लाने से पहले क्या अभी तक आपने किसी से बात किया? किसी भी विपक्षी दलों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के इस चीज़ पे बात किया? आपने नहीं किया। अब मैं आपको बताता चलता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है। जैसे आर्टिकल 44 का है मामला, ठीक है। अनुच्छेद 44 में एक सामान्य, ठीक है, एक सामान्य भारत के लोग को एक सामान्य करने का प्रयास समझ गए ना, प्रयास करेगी। यानी कि जितने भी राज्य सरकार हैं, जितने भी राज्य सरकार के लोग यहाँ पर हैं, जहाँ पे जिन राज्यों में जो तरह का कानून है, उन सबको एकजुट करने का वो प्रयास करेगा। तो हर राज्य में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के कानून लोगों ने लागू कर रखे हैं। आर्टिकल 370 का ले लीजिए मामला, 370A का। नागालैंड का प्रथा आपको पता है, नागालैंड में सामाजिक परंपरा, ठीक है, सामाजिक परंपरा का जो वहाँ पे जो कानून है, जो बनाया गया है, चाहे वो आप ज़मीन का मामला ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं ये कोई अन्य मामला भी आप अगर उसका पकड़ लीजिए, तो वहाँ पर जो है नागालैंड के जितने भी समुदाय के लोग हैं वहाँ पे फिर उनका हक, उनकी बात नहीं रखी जाएगी। मतलब जो उनकी ज़मीनी मामला जो वो अपने तरह से जो वो सॉल्व करते हैं, वो भी जो है उनका नहीं चलेगा इस कानून के आने के बाद। जबकि 373 जो आर्टिकल 370 है, ठीक है, उसको वो अधिकार दिया गया है, उसको वो अधिकार दिया गया है। आप ये गुजरात को ले लीजिए, कर्नाटक को ले लीजिए, आसाम को ले लीजिए, मणिपुर को ले लीजिए, मिज़ोरम को ले लीजिए। आर्टिकल 370 ये अधिकार देता है कि आप अपने अपने राज्यों में अपने अपने तरह के अधिकार के साथ आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप गोवा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है? यूसीसी अगर लागू करना है तो गोवा में कीजिए। गोवा में क्या है? गोवा में है कि एक हिंदू औरत, ठीक है, इसको समझिएगा पहले, और मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ, तथ्य के साथ बात करता हूँ। एक हिंदू औरत
अगर किसी भी एक हिंदू पुरुष के साथ अगर वो शादी करती है, खुदा न खास्ता अगर उसको बच्चे नहीं होते हैं, उस औरत को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका वो अधिकार है उस हिंदू हस्बैंड का कि वो दूसरी शादी कर सके। तो ये सब चीज़ अगर आपको लाना है तो वहाँ पे आप कीजिए, ये सब कानून को रद्द कीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा है, आप जानते होंगे कि आज भी हिंदुस्तान आज़ाद हुए हुए 75वां वर्ष हो चुका है, और आज भी इस आज़ाद भारत में बहुत सारे दलित भाई ऐसे भी हैं जिनको घोड़ी पे चढ़ने का अनुमति नहीं है। ये सबसे शर्मनाक बात है। आप हिंदुस्तान को पहले समझिए, यहाँ पे कितने प्रांत के लोग रहते हैं, यहाँ पे कितनी हिस्ट्री जड़ी गई है। ये तो समझिए क्या कि आप एक बार खाली एक बंद कमरे में बैठ करके आप कुछ से कुछ फैसले ले रहे हैं, कुछ से कुछ अपना बयान दे रहे हैं, वो सब नहीं चलने वाला है। राजस्थान का मैं बता दे रहा हूँ आपको। राजस्थान में एक ज़िला है, उस ज़िला का नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन गुजरात में भी एक जाति, ठीक है, ग्रसिया जाति होती है। शादी से पहले, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, शादी से पहले माँ बनने का प्रथा है, शादी से पहले। और इसका ये नियम है कि कोई भी एक जोड़ा, ठीक है, साथ में रह सकता है। जिस तरीके से एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, वो जोड़ा रह सकता है बिना शादी के। और अगर उसको बच्चा नहीं होता है, उसको औलाद अगर नहीं होती है, तो वो शादी रद्द कर दी जाती है, वो शादी को रद्द कर दिया जाता है। और अगर बच्चे होते हैं तब फिर उस शादी को मान्यता मिलती है। और हिमाचल प्रदेश में भी एक औरत को, ठीक है, कई सारे पुरुषों के साथ रहने की अनुमति है। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 370 के तहत में ये सब अधिकार मिला है। तो आप जो है मतलब खाली अगर मुस्लिम समुदाय अपने पे ले ले कि हम पे खतरा हो गया, अरे ये चीज़ गुमराह करने का ही काम किया जा रहा है। ये केवल और केवल सिर्फ जो है गुमराह करने का ही काम किया जा रहा है कि मुस्लिम को जो है डरा दो। इसमें खास करके जो कुछ लोग जो तथाकथित लोग होते हैं, जो मुस्लिमों के हमदर्द अपने आप को कहलाते हैं, और जो पार्टियां हैं, वो इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों को नज़र में रख करके ये लाया जा रहा है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण। देखिए, अभी आपके माध्यम से मैंने सारी तथ्य को रखा है, ठीक है, सारी चीज़ों को, चाहे वो नागालैंड का मामला हो, चाहे वो गोवा का मामला हो, गुजरात का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, मिज़ोरम का। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हर राज्य में अपना अपना एक प्रथा चला हुआ आ रहा है, अपना अपना एक कानून है, राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है वो सब चीज़। तो यहाँ पे मुस्लिम कहाँ से आ रहा है? पहला तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि मुस्लिम कहाँ से आ रहा है? मुस्लिम सारे देशों में आज भी है कि चोरी किया तो हाथ काट दो, चोरी किया हाथ काट दो, किसी का मर्डर किया तो उसको जान से मार दो। तो हमारे हिंदुस्तान में तो वो सब चीज़ तो नहीं हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, और ये सब चीज़ से जो वो त्रस्त हो करके मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये ऊंच जाति नीच जाति, देखिए, लोग को सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है कि एक समुदाय को अलग कर दो और बाकी सब लोग एक होकर के हम लोग आगे का फिर जो है राजनीति सेखो बैठ करके। तो उससे क्या है कि ये मैं आपको क्या बोला, चाहे वो CAA और NRC का मामला हो जाए, किस तरीके से उन्होंने जो है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट में लेकर के जो ये किया। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, आपने देखा होगा कि CAA और NRC में जो मामला हुआ था, उसमें भी कौन फंसा? क्या मुस्लिम खाली फंसे? उनके कितने सारे हिंदू लोग फंस गए, उन्हीं के अपने समुदाय के लोग फंसे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से आपके माध्यम से कह दे रहा हूँ कि ये सरकार, बस आप एक ही चीज़ जान लीजिए, आज तक इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि जब हिंदुस्तान जब गुलाम हुआ था, जब आपके अंग्रेज़ों की शासन यहाँ पर करते थे, उस वक्त में, उस दौर में भी कभी भी दूध पे, आटा पे, दही पे, छाछ पे GST नहीं लगा, टैक्स नहीं लगा। हाँ, यहाँ तक कफन पे टैक्स नहीं लगा। लेकिन आज वही एक सरकार, यही सरकार देख लीजिए, आज हम लोग आज़ाद मुल्क में हैं और यही भाजपा की सरकार, भाजपा कहाँ की है? हिंदुस्तान की ना है।
भाजपा हिंदुस्तान की और आज़ाद हिंद में हम लोग हैं, और आज इन लोगों ने वहाँ पे जीएसटी लगाने का काम किया। तो आप इनकी थोड़ा मानसिकता हम साफ मध्य प्रदेश निकलना चाहेंगे और वहाँ पर जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसे हम सभी ने अपने बीच में देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा एक दलित समाज के ऊपर पेशाब किया है। तब मैं बोलने से भी उसे थोड़ा सा, जिसे आप कैमरा में बोलने से भी हिचकिचाते होंगे, वो कारनामा किया गया है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी ये सवाल जो आपने पूछा है मुझसे, ठीक है, ये एक तो पहली बात तो ये कि इनकी मानसिकता दर्शाती है कि कितनी घटिया परिवर्तित की, मतलब कितने घटिया मानसिकता के ये आदमी होंगे, जो पहली बात ये इस तरह का ओछा हरकत इन्होंने किया। मुझे नहीं पता, ना मुझे उनके कम्युनिटी पे जाना है, ना मुझे उनके इस पे जाना है। पहला तो सवाल ये है कि आप खुद ही कहते हैं कि जब वोट की बारी आपकी आती है, जब आपकी अपनी राजनीति की बारी आती है, तो आप मतलब जिस तरीके से आप दलित भाई रहें या आप जो है अति पिछड़े जाति के समुदाय के लोग रहें, आप जिस तरीके से जाते हैं, आपके ही लोग, आपके सरकार के लोग, आपके वरिष्ठ अधिकारी लोग जाते हैं मिलने के लिए, तो वहाँ पे जो सीन देखने को मिलता है उसके ठीक जो है विपरीत वो सीन हम लोग को कुछ दिन पहले देखने मिला। और ये सीन एक आज का नहीं है, ये जब से हमें लगता है कि भाजपा की हुकूमत आई है तब से इस तरह का घटिया नीति जो है ये करते हुए आ रहे हैं। और आपने देखा है कि एक, चाहे वो, अब मुझे नहीं पता वो जो भी इंसान रहे, वो भाजपा का वर्कर रहे कि वो कोई भी रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि हंसी भी आती है कि एक आदमी उन पे पेशाब करता है और उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री उनको बुला करके उनका पाँव धोते हैं। तो आप खुद देखिए कि एक तरफ तो आप घाव दे रहे हैं और दूसरे तरफ आप मलहम भी लगा रहे हैं। तो इस तरह का ना तो आप घाव दीजिए, ना तो भैया इस तरह का मलहम। आप का जो दर्शाने का जो तरीका है वो साफ साफ समझ में आता है कि आप को ना दलित पसंद है, ना तो आपको अति पिछड़ा वर्ग का पसंद है, और ना तो आपको नीच जाति के लोग पसंद हैं। आप ये सिर्फ और सिर्फ माइक में और लोगों के सामने आप एक मुखौटा लगा करके बोलते हैं, और आपके ठीक उत्परांत जो हैं आपके वर्कर, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग इस तरह का नीच हरकत करने का काम करते हैं। एक चीज़ मैं और आपसे, आपके माध्यम से एक चीज़ और मैं बोल देता हूं कि अभी जो ये यूसीसी का जो मामला जो है, ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 का जो चुनाव होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ भटकाने का ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना अब दिखाने के लिए कुछ है, ना बताने के लिए कुछ है। तो इसी वजह से जो है ये लोगों को गुमराह करके इसमें उलझाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ मैं साफ साफ कर देता हूं कि आप ये चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा कि जब भी चुनाव आए हैं, ये सब मुद्दे, इन सब मुद्दे का आप लोगों को सामना करना पड़ा है। आप खुद जानकार हैं, आप खुद उस चीज़ के लिए जो है, मुझे लगता है कि आप खुद अपने उस चीज़ के लिए आप स्वयं काफ़ी होंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि ये आपको किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। ये ना हिंदू का मामला है, ना मुसलमान का मामला है, ना सिख का मामला है, ना ईसाई का मामला है। ये यूसीसी का जो मामला है ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम का मामला है। इसको समझना होगा और हम तमाम लोगों को एकजुट होकर करके इनका सामना करना होगा। और अगर इनकी मानसिकता अगर सच्ची है तो इसको पार्लियामेंट में लेकर के आए, सारे दलों के साथ बैठ कर करके आपस में बातचीत कर करके इस पे बात करें और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर आप सही में अच्छे हैं तो आप तब जा कर के ये बिल को लाइए। अपने नासमझी की जगह पे जिस तरह के आपने, अब मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह आपने पहले लॉकडाउन नासमझी में आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने नोटबंदी करा दिया, देश किस दिशा में चला गया वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज कहाँ पर देश है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी लोग आपके माध्यम से मेरा ये गुजारिश होगा कि इसको खाली मुस्लिम कम्युनिटी अपने ऊपर ना लेकर करके ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के सोचे। क्योंकि याद रखिएगा, सिर्फ मुसलमान को नहीं खतरा है, इस कानून से जो है
मतलब ये सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं ये चीज़, ये तमाम लोगों के अगेंस्ट में कर रहे हैं। बस इसको खाली समझने का तक का आपका देर है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसीसी जो कानून बनाया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता है, बल्कि दलित समाज जो है और भी अति पिछड़ा समाज है, बहुत सारे राज्य हैं जहां अलग अलग कल्चर है। अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हम बात करें तो कहा जाता है कि 6 कोस पर यहाँ भाषाएँ बदल जाती है, रिवाजें बदल जाती है। अगर बिहार में कुछ रीति रिवाज है तो यूपी में कुछ और है, मणिपुर में कुछ है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तुलना करेंगे तो काफ़ी विपरीत सारी चीज़ें हैं। कहीं पर लुंगी पसंद है तो कहीं पर पैंट पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों से इससे जोड़ा ना जाए। दानिश इकबाल साहब इस चीज़ को क्लियर किए कि इस तरह का माहौल ना बनाया जाए कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, बल्कि ये तमाम तरह हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। विदा लेना चाहेंगे। खबरों को शेयर करते रहे, कमेंट मर्यादित तरीके से कमेंट करते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।